चलिए, प्यारे साथियों नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आइए तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो आज हम प्रस्तावना के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और जहां पर हमने अपनी यात्रा खत्म की थी, हम वहां से उसे आगे सुचारू रूप से बढ़ाएं। ठीक है, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए। चलिए, ठीक है। नमस्कार बच्चों। एक्चुअली क्या है कि बच्चों बहुत जिद करता है। ठीक है, उसे स्टूडियो से इतना लगाव है, उसे ये नहीं पता है, उसे ये लगता है कि यहाँ पे इतनी सारी लाइटिंग है, ठीक है, इतना सब कुछ है, ये बड़ी सी टीवी है ना। तो मतलब बच्चा तो नहीं होता ना समझदार। अगर उसे जिस दिन पता चल जाएगा कि यहाँ पढ़ाई होती है, तो फिर वो यहाँ से बचने लग जाएगा। ठीक है, फिर नहीं आया करेगा स्टूडियो में। चलो, बहुत जिद कर देता है, बहुत जिद। मतलब बाहर लगभग 10 मिनट से रो रहा था, 10 मिनट से लगातार कंटिन्यूसली रो रहा था। जब इतना बच्चा रोता है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा दिल भी ऐसा मतलब, लेकिन ना एक संवेदना तो उत्पन्न होती है कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन माफी चाहूंगा मैं आप सभी से कि आपकी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग बात कर रहे थे हमारे संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, किसके आदर्श एवं उद्देश्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चर्चा कर रहे थे। तो इसमें जो हमारी चर्चा थी, ठीक है, उस चर्चा में हमने स्वतंत्रता, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसको बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक है, क्लियर है। तो जो भी हमने कल चर्चा की थी, उस चर्चा में मतलब देखिए, सबसे पहले हमारी चर्चा क्या थी कि भाई शासन का स्रोत। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था कि द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, शासन का स्रोत जो है वह किसके हाथ में निहित है। द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट वह किसके पास केंद्रित है। ठीक है, तो शासन का स्रोत, इसे हम देख चुके थे, बहुत अच्छे से इसे हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, आदर्शों एवं उद्देश्यों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स के बारे में। तो आदर्शों एवं उद्देश्यों में जो सबसे पहला था वह था स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता भैया जी किसकी है, ये स्वतंत्रता विचार,
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। उपासना, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्वतंत्रता भैया जी, लिबर्टी किससे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद दूसरा जो यहां पर टर्म आया था वो न्याय, ठीक है, देश के नागरिकों को न्याय देना। ठीक है, न्याय किस प्रकार का देना? तो न्याय ऐसा देना जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और आर्थिक हो। तो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, इसको भी हमने समझ लिया था, न्याय भी समझ लिया था। अच्छा, ठीक है, अब हम लास्ट लेक्चर में कहां पर थे? तो ये तो हो गया था हमारा, ठीक है, ये दोनों टर्म्स हमारे कंप्लीट थे। हम बात करेंगे समानता, ठीक है, किसके बारे में? समानता के बारे में। तो हमारी जो चर्चा होगी वो होगी समानता। अब समानता किसकी होगी भैया जी? प्रतिष्ठा और अवसर की, अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। तो इक्वलिटी की बात कही गई है। अब इक्वलिटी भैया जी किस टर्म में इक्वलिटी? तो इक्वलिटी हमारी प्रतिष्ठा, इक्वलिटी हमारी प्रतिष्ठा और आपका अवसर, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब यहां पर हम ये समझते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर क्या होता है, ठीक है, बहुत संक्षेप में इसको समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए, ठीक है, मैं इस बात को कुछ इस तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं अवसर क्या होता है ना। अवसर क्या होता है? तो अवसर का मतलब होता है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि जैसे कि लाइक कोई भी एग्जामिनेशन है, आपकी कोई भी परीक्षा है, तो किसी भी परीक्षा में, ठीक है, जब अभ्यर्थी बैठते हैं, किसी भी परीक्षा में जब कोई भी अभ्यर्थी बैठता है, ठीक है, तो उनमें से सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर ये दिए जाते हैं कि अगर मान के चलिए कि उन्होंने किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर लिख दिया है, गलत उत्तर लिख दिया है किसी भी प्रश्न का, ठीक है, तो वो लास्ट मोमेंट पे उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल मैंने बताया। तो अवसर का मतलब क्या है? अवसर का मतलब यह है कि समान अवसर के आधार पर, ठीक है, आपको समान न्याय देना। ठीक है, यहां पर जो अवसर है, ये अवसर समानता स्थापित करने के लिए सभी को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। ठीक है जी, तो समानता को स्थापित करने के लिए सभी को, ठीक है, समान रूप से अवसर प्रदान किए गए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे कोई एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को इस तरह का एक चांस दिया जाता है, एक अवसर दिया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे वो अपने किसी भी एक प्रश्न को, जो उनका एक प्रश्न, ठीक है ना, गलत हो गया, उसे वो सही कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समान रूप से अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे एक परीक्षा में, ठीक है, सभी के लिए जो परीक्षा की अवधि होती है वो निर्धारित होती है कि जैसे 2 घंटे है, 2 घंटे का कोई एग्जामिनेशन है, तो 2 घंटा का एग्जामिनेशन सभी के लिए एकदम समान है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जाम किसी के लिए 2.5 घंटे का हो, किसी के लिए 2 का हो, किसी के लिए 1.5 का हो, किसी के लिए 3 घंटे का हो, ऐसा तो नहीं होता। यही है अवसर की समानता। बात समझ में आ रही है? यही क्या है? यही अवसर की समानता है। तो जैसे वर्तमान में अभी आप जो ना दरोगा का एग्जाम देने जाएंगे और आपके प्रश्न पत्र की जो पूरी अवधि है वो सपोज दैट मान के चलिए आप 3 घंटे की है, तो 3 घंटे की अवधि है। तो चाहे आप, ठीक है, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी लिंग से आते हो, ठीक है, आप सभी को समान अवसर मिलेगा। सबके लिए अवधि वो 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, अगर परीक्षा में कोई ऐसा प्रावधान है कि आप अपने किसी एक गलत प्रश्न को सही कर सकते हो, तो वो प्रावधान सभी के लिए होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मूलवंश अथवा किसी भी सेक्स से, किसी भी लिंग से आप आते हो, ठीक है, तो वो सभी को समान अवसर होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? ये क्लियर है? अब जैसे मान के चलिए कि जब हम सब एग्जाम देने जाएंगे तो हमारा पॉलिटी 16 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स हमारा 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग हमारी 25 की आएगी, हिंदी हमारी 25 की आएगी, जैसे सपोज मान के चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एग्जामिनेशन होगा, तो वो सबके लिए सेम होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान के चलिए मैं जनरल से हूं तो मेरे लिए मैथ 30 नंबर का आएगा, कोई एससी से है तो उसके लिए मैथ 5 नंबर का होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसी को कहते हैं भैया जी क्या? ठीक है, अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये होता है कि समान अवसर के आधार पर, समान अवसर के आधार पर समाज में समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना।
स्थापित करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी कठिन जरूर थी, लेकिन आपको अवसर की समानता समझ में आ गई होगी कि अवसर की समानता का मतलब, ठीक है, मैंने आप ही के विद्यार्थी जीवन से, ठीक है, इसको बतला दिया है, इसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसी पर अब प्रतिष्ठा की समानता क्या होती है सर? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है ना, तो भैया जी यहां पर ये प्रतिष्ठा शब्द का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है बच्चे कि, ठीक है, जीवन यापन हेतु, ठीक है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं, सुविधाएं, ठीक है, तो जीवन को यापन करने हेतु, अपना जीवन चलाने के लिए जो बेसिकली बेसिक नीड होती हैं, जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, ठीक है, उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। तो थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं ना, इसको यहां पर लिख देता हूं, उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, इधर लिख देता हूं, सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, तो मैंने बोला कि जीवन यापन हेतु जो आधारभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जो, ठीक है, आपकी मूलभूत जरूरतें हैं, उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, इसको हम बोलेंगे प्रतिष्ठा की समानता। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठा की समानता। अब मेरी बात आप सुनेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना जी। ठीक है, चलिए, समान अवसर एक जुमला नहीं है, ठीक है जी। विक्रांत गुर्जर जी, ठीक है, विक्रांत एक बात मैं आपको बताऊं, मैं, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बता रहा हूं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मैंने आपको बताया था। विक्रांत, अगर आपको कोई परेशानी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, अगर आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं, आप मत लीजिए क्लास, ये जरूरी थोड़ी नहीं है, ठीक है, कि आप ये क्लास लें, ये आवश्यक नहीं है। या फिर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक क्या होता है, राज्य की अवधारणा आपको पता है अच्छे से, अगर ये, तो मैं अपना फोन नंबर लिख दे रहा हूं, मुझे फोन कर देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है, बैठ के, ठीक है, आप मुझसे, ठीक है ना, शास्त्रार्थ कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है, ठीक है ना, और ठीक है, मैं टीचर से क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं, उसके सामने बैठ के, तो कर लेना, मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है, जहां पे तुम रहते हो, ठीक है। तो लेकिन अपने चक्कर में अगर आप ओवर स्मार्ट बनना चाह रहे हो, तो अपने चक्कर में औरों को क्या नुकसान कर रहे हो यार। चलिए, ठीक है, अब ये जो आपका आरक्षण वाला मुद्दा है ना, इस आपके आरक्षण वाले मुद्दे पे भी आएंगे, आप चिंता ना करो। आर्टिकल 16 में, ठीक है, आरक्षण वाले मुद्दे को हम बहुत अच्छे से, ठीक, आपके सामने रखेंगे। वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है सर, कि आरक्षण क्या है क्या नहीं, तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक, उसके बारे में भी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर है सर क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? तो प्रतिष्ठा का देखो मतलब समझो, प्रतिष्ठा का कि जीवन यापन हेतु जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं, उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, एक प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन, ठीक है ना। और वो प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन समाज में क्या करता है? समानता स्थापित करता है। बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर आपको, ठीक है, ये बात समझाता हूं। तो मैंने लिखा प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन, ठीक है। तो ये जो एक प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन है मेरे प्यारे भैया जी, ये क्या करता है? प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन, ये प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन हमारे समाज में समानता स्थापित करता है। यह क्या करता है भैया जी? इसका काम समाज में समानता स्थापित करना होता है, समानता स्थापित करना होता है, स्थापित करना होता है इसका काम, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक है सर, कि प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन कब जिया जा सकता है? प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन तब हो सकता है जब आधारभूत जो आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, है ना। कब भैया जी? जब आधारभूत आवश्यकता तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, सभी की पहुंच सुनिश्चित हो,
सुनिश्चित हो। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता तक भैया जी क्या हो, सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। ठीक है, बेसिक नीड्स तक। आधारभूत आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि भैया जी बेसिक नीड्स तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। आधारभूत आवश्यकता तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो। अब आधारभूत आवश्यकता का मतलब है, ठीक है ना, जैसे आधारभूत आवश्यकता का मतलब है जैसे शिक्षा तक आपकी पहुंच हो, जैसे स्वास्थ्य तक आपकी पहुंच हो। ठीक है ना, तो शिक्षा तक आपकी पहुंच हो, आपकी पहुंच कहां तक हो, स्वास्थ्य तक आपकी पहुंच हो। ठीक है, इसके बाद आपकी आवास तक आपकी पहुंच हो। ठीक है, स्वच्छ पेयजल तक आपकी पहुंच हो। स्वच्छ पेयजल तक आपकी पहुंच हो, ठीक है, बिजली तक आपकी पहुंच हो, स्वच्छ ईंधन तक आपकी पहुंच हो, स्वच्छ ईंधन तक आपकी पहुंच हो। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैंने यहां पर लिखा ना कि सर क्या, प्रतिष्ठा की समानता, अगर मैं यहां पे प्रतिष्ठा की समानता की बात कर रहा हूं, प्रतिष्ठा की समानता लिख रहा हूं, तो प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा की सीधी सीधी समानता का मतलब ये होता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सर जो आधारभूत आवश्यकता है ना, हमारी आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित हो। हमारी कहां तक, हमारी आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित हो। अब आधारभूत आवश्यकताओं का मतलब है कि शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक, आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली और स्वच्छ ईंधन तक हमारी पहुंच हो। मतलब ये सारी चीजें मिले तो बेटा सरकार इसको स्थापित करवाती है। ठीक है, सरकार ये चीजें हमको देती है। ठीक है, सरकार ने, ठीक है, आपको भी पता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दे रखा है। आपको स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, 1 रुपया में मिलती है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बच्चे आपको चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, और जो जिला अस्पताल में नहीं है वहां पर आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, आपको भी पता है जो एक, ठीक है, जन आरोग्य योजना है ना, है कि नहीं, ठीक है, आयुष्मान भारत, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर आपको मिलता है स्वास्थ्य में। आपको आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए। स्वच्छ पेयजल आपको मिलता है, हर घर जल। अरे जल जीवन मिशन, मैं पढ़ा रहा हूं इस बात को बीपीओ में, कुछ बच्चे बीपीओ वाले यहां पर भी होंगे। तो जो आपका जल जीवन मिशन है, ठीक है, हर जल हर घर जल, तो स्वच्छ पेयजल भी मिलता है, आपको बिजली भी मिलती है, और उज्ज्वला योजना के तहत आपको स्वच्छ ईंधन भी मिलता है। तो सरकार, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दे रही है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाती हैं। जब ये सारी चीजें मिल रही है ना, ठीक है, हमारे देश में, तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे देश को एक लोक कल्याणकारी स्टेट बनाती है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है। अगर, ठीक है, देखो, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में, है ना, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में, ठीक है, किस एक तत्व को, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से, ठीक है, आपकी प्रस्तावना में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है, कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना में शामिल किया है, इनडायरेक्टली, तो वह लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, इसको बोलेंगे वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। इसको क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य कैसे, क्योंकि अगर हमारी प्रस्तावना में सभी को प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने के, ठीक है, अधिकार दिया गया है, प्रतिष्ठा की समानता दी गई है, अगर हमारी प्रस्तावना में सभी को प्रतिष्ठा की समानता दी गई है, समझ में आ रहा है ना, प्रतिष्ठा की समानता, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि सब अगर प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो सभी की आधारभूत आवश्यकता तक पहुंच सुनिश्चित हो, और आधारभूत आवश्यकता ये है। तो अगर ये सारी चीजें मिलेंगी तो इसका मतलब है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम एक ऐसे राज्य हैं जहां पर लोगों का कल्याण किया जाता है। यहां पर राज्य का मतलब देश से है, तो हम एक ऐसे देश हैं जहां पर लोगों का कल्याण किया जाता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छ ईंधन, ये सब या तो बिल्कुल निःशुल्क या फिर, ठीक है, नाम मात्र के शुल्क में सरकार के द्वारा यहां के नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो, ठीक है, अपना गरिमापूर्ण प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन कर सके। बात समझ में आ रही है, तो यही है आपका, ठीक है, ये जो प्रतिष्ठा है ना, तो जीवन यापन हेतु जो आधारभूत सुविधा उन तक, ठीक है, पहुंच सुनिश्चित करना, ये प्रतिष्ठा होती है, और इसी को बेसिकली हम गरिमापूर्ण जीवन कहते हैं। अवसर का मतलब क्या है, समान अवसर के आधार पर समाज में
समानता स्थापित करना, जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, समान अवसर के आधार पर आप एग्जाम देने गए तो आपको अवसर समान मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे है आपका, ठीक है, अब यहां पर ये बताइए देश की एकता व अखंडता, देश की एकता व अखंडता। ठीक है, अब एकता को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में यूनिटी, और अखंडता को बोलेंगे हम लोग इंटीग्रिटी। अब आप में से मैं सभी को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट फालतू क्लास पढ़ा लूंगा, लेकिन मुझे यह बता दो कि एकता और अखंडता में क्या अंतर होता है। चलिए, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ आप लोग कि भैया इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना, और खासकर वो बच्चा जो गुर्जर था, क्या नाम था उसका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी, हाँ बेटा भोजन भी आएगा इसमें। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये तो 3 चीज है ही, आप इसमें भोजन भी लिख लो, बिल्कुल भोजन भी लिख लो आप इसमें, फूड भी लिख लो इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन है, जिसको हम गरिमापूर्ण जीवन यापन कहते हैं, और ये हमारे देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। अब एकता और अखंडता में मुझे अंतर बता दो। देखो कोई कह रहा है जोड़ना व विभाजित करना, जी, एकता एकजुट होके, यूनिटी इज ह्यूमन थिंग, एकता जिसमें एक मत से काम हो, एकता का अर्थ विभिन्न समुदाय के लोग साथ रहते हैं, बहुत अच्छे, अच्छा जी, एकता का मतलब यह है और अखंडता का मतलब बिखर जाना। अच्छा जी, हाँ, चल बहुत अच्छे, लेकिन कम से कम ठीक है आप लोग मजबूर तो हुए कि आप रिप्लाई कर सके, मुझे अच्छा लगा। आइए यहां पर समझते, देखो ठीक है, जब हम एकता की बात करेंगे ना, ठीक है ना, तो एकता का मतलब क्या होता है, यहां पर देखेंगे, एकता का मतलब होता है कि हम, ठीक है, अंतर्मन से एक होने की भावना, अंतर्मन से एक होने की भावना। ठीक है, इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है वी आर वन, वी आर वन। तो अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है जिसका नाम होता है, ठीक है, वी आर वन, अंतर्मन से एक होने की भावना, एकता। ठीक है, एकता का मतलब क्या है, एकता का मतलब यह है आप किसी भी क्षेत्र के हों, बस समझिए, क्षेत्र का मतलब आप भारत में चाहे तो उत्तरी क्षेत्र से हो, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं इधर, चाहे आप भारत में उत्तरी क्षेत्र से हो, चाहे भारत में नॉर्थ ईस्ट से हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, और हम लोगों की बड़ी गलती होती है जब हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी भी लड़के या लड़की को देखते हैं, ठीक है, तो हम उनके लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हमारे देश के नहीं है, वो कहीं चीन वगैरह से आ गए हैं ना, ऐसा हम उनको ट्रीट करते हैं, हम उनको चिंकी वगैरह कहते हैं, और इससे उन लोगों के भीतर एक ऐसी, ठीक है, नकारात्मक भावना हमारे प्रति उत्पन्न होती है, हमारे देश के प्रति उत्पन्न होती है, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, उत्तरी हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, या दक्षिणी क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर कौन सा क्षेत्र हो भैया जी आपका, दक्षिणी क्षेत्र हो, दक्षिणी क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे भारत का मध्य क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, और चाहे भारत का पश्चिमी क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, हम सब एक है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, हम सब एक है। तो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हम भारत के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, क्लियर है ना जी, हम भारत से, हम भारत के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से हम भारत के बिलोंग क्यों ना करते हो, उत्तरी क्षेत्र हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, दक्षिणी क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, पश्चिमी क्षेत्र हो, या फिर वो भारत के अंतर्गत पड़ने वाला कोई भी द्वीपीय क्षेत्र हो, कोई भी द्वीपीय क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र विशेष से हम क्यों ना आते हो, ठीक है ना,
किसी भी क्षेत्र विशेष से हम क्यों ना आते हो, किसी से भी क्षेत्र से हम क्यों ना आते हो, ठीक है, लेकिन अंतर्मन से एक होने की भावना। क्लियर है? इसके अलावा हम किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो, हम किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो। अब इसका मतलब है कि हम सनातन धर्म से हो, सनातन संप्रदाय से हो, हम चाहे मुस्लिम हो, हम चाहे मुस्लिम हो, हम चाहे सिख हो, हम चाहे बौद्ध हो, ठीक है, हम चाहे जैन हो, हम चाहे पारसी हो, हम चाहे पारसी हो, हम किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय से हो, लेकिन फिर भी हम सब अंतर्मन से क्या है, एक है। तो अंतर्मन से एक होने की भावना, वी आर वन, ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, वी आर वन, वी ऑल आर इंडियंस, इसको कहेंगे एकता। बात समझ में आ रही है? एकता का मतलब क्या है? तो एकता का मतलब है कि धार्मिक दृष्टि से एक होना, ठीक है ना, धार्मिक दृष्टि से एक होने की भावना हो, ठीक है ना, क्षेत्रीय आधार पर भी एक होने की भावना हो, जातिगत आधार पर भी एक होने की भावना हो, ठीक है ना, वंशक्रम के आधार पर भी एक होने की भावना हो, लिंग के आधार पर भी एक होने की भावना हो, उसको हम एकता कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो एकता कहलाएगी। ठीक है, अब एकता के लिए मैं एक शब्द बताता हूं अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं कि एकता का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये एकता है। क्या है एकता का मतलब? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भैया जी आपस में सब भाई भाई, इसको हम एकता कहेंगे। क्लियर है? तो ये एकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हम धार्मिक दृष्टि से चाहे हमारा धर्म कोई भी हो, ठीक है जी, ये हमें समझना है, धार्मिक दृष्टि से हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा लिंग कोई भी हो, हमारा क्षेत्र कोई भी हो, हमारी जाति कोई भी हो, हमारा वंशक्रम कोई भी हो, कुछ भी कोई भी हो, बात समझ में आ रही है? कुछ भी कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। फिर भी हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। हम सब एक का मतलब है कि हम सभी, ठीक है, भारतीय हैं। ठीक है, हमारी पहचान, ठीक है, भारतीयता से है, तो इसको हम कहेंगे ठीक एकता। तो ये एकता जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है, इट्स अ इंटरनल प्रोसेस। ये एकता क्या है? ये एकता एक इंटरनल प्रोसेस है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें बोला जाता है कि चाहे धार्मिक दृष्टि से भैया जी किसी से हो, ठीक, किसी भी धर्म से हो, बात समझ में आ रही है? हम किसी भी धर्म से हो, यहां पर आप ये लिख लो, किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी हम सब एक भारतीय हैं। हम क्षेत्रीय आधार पे कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, मायने नहीं रखता। हम जातिगत आधार पे कोई भी हो, हम वंशक्रम के आधार पे कोई भी हो, हम लिंग के आधार पर भी कोई भी हो, हम लिंग के आधार पर भी कोई भी हो, ठीक है, हम सब एक है। एकता समझ में आ गया होगा। अब हम अखंडता पे आते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। अखंडता, अखंडता का मतलब है कि हमारी भौगोलिक एकता। अखंडता का मतलब क्या है भैया जी? अखंडता का मतलब है हमारी भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता, ये एकता जो है, ये अगर अंतर्मन से एक होने की भावना है, तो ये क्या है सर? ये एकता का बाह्य स्वरूप है। ये एकता का बाह्य स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है ये एकता का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये एकता का बाह्य स्वरूप है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। प्लीज आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है सब लोग, ठीक है, जैसा भी बना प्लीज मुझे माफ करना। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इस हमारे प्यारे भारत में आप देखना, ठीक है, हम भौगोलिक एकता की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी अखंडता है, वो हमारी इंटीग्रिटी है। तो भौगोलिक एकता का मतलब क्या है? भौगोलिक एकता का मतलब है कि ये जो आप 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का जो आपके सामने है, ठीक है, ये हमारा भारतवर्ष है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है? क्या है? ये हमारा भारतवर्ष है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये हमारा भारतवर्ष है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये हमारा भारतवर्ष है। अब ये अगर हमारा भारतवर्ष है, तो इसका मतलब है
किसके जम्मू कश्मीर का हिस्सा, या इसके तमिलनाडु का हिस्सा, या इसके अंडमान निकोबार, या इसके लक्षद्वीप का, या इसके अरुणाचल का कोई भी हिस्सा, वो हमारी भारत की एक भौगोलिक संपत्ति है। अब सनी देओल जी का वो वाला डायलॉग याद आ जाता है इसमें कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ठीक है, ये अखंडता है, भौगोलिक एकता को दर्शाता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इसका मतलब है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र है, और इस संपूर्ण भारत के क्षेत्र का 1 इंच भी कोई हमसे छीन नहीं सकता। बात समझ पा रही है? इस संपूर्ण भारतवर्ष के 1 इंच भी कोई हमसे छीन नहीं सकता है। किसी में दम तो छीन के दिखा दो। इसको हम कहेंगे भैया जी अखंडता। अखंडता का मतलब होता है भौगोलिक एकता। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म आता है बंधुता। ठीक, अब आप कहेंगे सर एकता अगर ये थी तो फ्रेटर्निटी, बंधुता का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी इसका मतलब क्या है सर? बंधुता का मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब है भाईचारा। भाईचारा। अब आप कहेंगे सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया हमें। अरे भाई भाईचारा तो ये है सर एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बंधुता फ्रेटर्निटी भाईचारा मतलब कुछ अलग नहीं हो गया, सॉरी कुछ एक सा नहीं हो गया। समझाओ इसे। मैं इसको पता है कैसे समझाता हूं। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे गांव के ही होंगे। ठीक है, मोस्टली आप लोग गांव के होंगे बच्चों। तो मैं इसको एक बड़े प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आज तो खैर गांव में ये चलन नहीं है, लेकिन आप अपने पापा से पूछना। ठीक है ना, पक्का अभी इस क्लास के बाद पापा से पूछना, तो वो आपको बताएंगे कि जब गांव में किसी लड़की की शादी होती थी ना, गांव में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो आटा कभी मोल नहीं खरीदता था लड़की का बाप। उस गांव में जितने भी घर होते थे ना, ठीक है, ये एक सामूहिक एक भाईचारे की भावना थी, एक सामूहिक भाईचारे की भावना थी कि उस गांव में जितने भी घर होते थे उन घरों से ठीक है हर एक आदमी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 5 किलो तो कोई 10 किलो, कोई 15 किलो तो कोई 2 किलो, ठीक है, आटा उस लड़की के घर पे लाके रख देता था। उस लड़की के बाप को आटा दे देता था। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखिए एक और अच्छी व्यवस्था थी, ये तो होता ही होता था। ठीक है, साथ ही साथ भट्टी चलती थी, क्योंकि शादी होती थी तो दावत होती, दावत में भट्टी चलती थी। तो कोई अपने यहां से ठीक है लक्कड़ ले आया, कोई अपने यहां से कंडा ले आया, कोई अपने यहां से कुछ ले आया, ये होता था। पापा से पूछना, आज नहीं बेटा, आज खत्म हो गया। ठीक है, आज तो भाई भाई मेड़ के पीछे लड़ जाए, गोली चल जाती है, मार देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये उस समय था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब लड़की की शादी होती थी, ठीक है, तो वेटर नहीं होते थे, जो गांव के आदमी होते थे भैया वही परसाई करते थे। ठीक है, चाचा का लड़का रसगुल्ला बांट रहा है तो ताऊ का ठीक है ना खीर दे रहा है, कि वो सब सब्जी परस रहा है, कि वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, ये होता है भाईचारा। या आज भी गांव में देखने को मिलता है जब किसी की छान छाती है। छान छबने का मतलब आप पता नहीं कि आप कहां के हो। छान छबने का मतलब है कि जब गेहूं निकलते हैं तो गेहूं निकलने के बाद जो भूसा निकलता है, भूस, ठीक है, उस भूस को रखने के लिए, भरने के लिए छान छबती है। तो आज भी जो छान छबती है ना, छान, ठीक है, जैसे काऊ आदमी की, किसी भी इंसान की, बेटा किसी भी व्यक्ति की जब छान छब रही होगी, तो छान छब रही होगी ना किसी की, तो वो किसी को बुलाएगा नहीं कि आ जाओ भैया मेरी छान छब रही है। ठीक है, जैसे उसकी छान छब रही होगी तो भैया आदमी पहले से ही आके उससे पूछाएगा कि भैया कब छबने का प्लान है, ठीक, कब इसको जो है डालोगे, तो वो कह देगा साहब शाम को डाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली ठीक है आसपास के खेतों के जो लोग होते हैं वो उस खेत में आ जाते हैं, जिस खेत में, जिस मालिक के खेत में छान छबरी होगी, जिस आदमी की छान छबरी होगी, और सामूहिकता की भावना से ठीक है उसको वो छब्बा देते हैं। तो इसमें भाईचारे की भावना में भैया जी किसकी भावना आती है? बेसिकली सामूहिकता की भावना आती है। बंधुता का मतलब ये होता है सामूहिकता, मतलब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना, ये भाईचारा है। बात समझ में आ रही है? ये एकता क्या है? ठीक है, ये एकता का मतलब है, ठीक है, इस एकता का मतलब है कि कोई आपसी मतभेद नहीं है, कोई आपसी द्वेष नहीं है, अंतर्मन से एक होने की भावना, अंतर्मन से एक होने की भावना। और ये भाईचारा जो है, ये सामूहिकता, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग की भावना, ये भाईचारा, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, ये भाईचारा है। ठीक है जी, बात समझ में आई सबके? अगर ये बात सबके समझ में आई तो प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। हाँ, बुर्जी कहते हैं, छप्पर कहते हैं, छान कहते हैं, जी हाँ, हाँ जी।
जी। हाँ, गांव में भंडारा भी इसी प्रकार से होता है। तो बंधुता का मतलब समझे, बंधुता और एकता। अच्छे से अच्छे आप पॉलिटी के टीचर से पूछ लेना, जाओ। अब आप कहोगे कि सर अपनी तारीफ करने लग गए। बेटा ऐसे थोड़ी नहीं तारीफ करने लग गए, किताबें पढ़ी है, है? बड़ा दिमाग खपाया है। और पॉलिटी आपको अब ये नहीं लग रहा होगा कोई रटनी। और देखो, देखिए आज मैं आप सभी लोगों के सामने कमिटमेंट कर रहा हूं, देखिए कैमरे के सामने बोल रहा हूं, 395 आर्टिकल हैं, 250 से ऊपर आर्टिकल आपको याद करवा दूंगा जब तक पॉलिटी खत्म होगी। 250 प्लस आर्टिकल, और एक भी आर्टिकल आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक भी आर्टिकल आपको रटना नहीं पड़ेगा। 250 प्लस आर्टिकल आपको, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, वो क्लास के क्लास में जब तक पॉलिटी खत्म होगी, प्रॉमिस है, लिख के ले लो। ठीक है, जाओ। हाँ भैया, जो भी है छप्पर पप्पर चलो। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, शानदार। आइए, अब इसके बाद ये तो हो गए भैया जी सारे। देखिए आदर्श एवं उद्देश्य कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप। अब इसमें सबसे पहला शब्द है शासन प्रणाली के स्वरूप में, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। ठीक है, इसको बोलेंगे सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न, सोवरेनिटी। ठीक है, प्लीज यहां पे फोकस करो। तो ये जो टर्म है आपका, ये है संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न, ठीक है ना, सोवरेनिटी। ठीक है, शासन प्रणाली के स्वरूप में सबसे पहले यही है। ठीक है, दूसरा है समाजवाद। ठीक है, तीसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, और चौथा है आपका, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य। ठीक है, अंग्रेजी में मैंने सबका बताया था। ठीक है, अब यहां पर समझना, बस केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न। संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न का मतलब, ठीक है, एक ऐसा देश, बात समझ में आ रही है? लेकिन आप, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, राजनीतिक विज्ञान की भाषा में आप इस देश को बोलेंगे राज्य। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ही दिन बताया था कि राज्य क्या होता है। राज्य वह होता है जिसके पास भूभाग हो, उस भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या हो, उस जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए सरकार हो, और उस सरकार के पास, ठीक है, अपने समस्त निर्णय लेने की क्षमता हो, अर्थात संप्रभुता हो। तो हम इसी संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न को या संप्रभुता को समझने जा रहे हैं। ठीक है ना, इस संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न को हम संप्रभुता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम इसे संप्रभुता भी कह देते हैं, बात ध्यान रखना। इसको संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है, इसको संप्रभुता भी कहा जाता है। अभी संप्रभुता क्या है? तो एक संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि साहब एक देश या राज्य है कोई भी, जैसे अब भारत ही मान लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब भारत ही मान लो फॉर एग्जांपल कि भैया जी कोई देश या राज्य है। यहां पर सब लोग फोकस करेंगे, देश या राज्य मतलब मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम इसको क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखना, तो कोई देश है। अब वो जो देश है ना, वो अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, वह देश अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, वह देश अपनी, ठीक है ना, भौगोलिक सीमा के भीतर, आओ सब लोग यहां पर, वह देश अपने भौगोलिक सीमा के भीतर। भौगोलिक सीमा का मतलब होता है कि सब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भीतर। हम भारत, इसका एग्जांपल भारत ही लेते हैं, तो वो देश अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भीतर, ठीक है ना, अपनी देश की जनता के लिए, समस्त जनता के लिए
ठीक है ना, उस देश की संपूर्ण जनता के लिए। तो संपूर्ण जनता का मतलब हो गया 1 अरब 40 करोड़ के आसपास होंगे अब हम, ठीक है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना में हम 1 अरब 21 करोड़ थे, अब 40-45 हम हो गए होंगे। तो एक देश अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, ठीक है, अपनी देश की संपूर्ण जनता के लिए, यहां पर आप संपूर्ण और लगा लेना है ना भैया जी, अपने देश की संपूर्ण जनता के लिए, संपूर्ण जनता के लिए, ठीक है ना, कोई भी नियम या कानून या विनियम, विनियम, ठीक है, निर्मित करने की एवं उसे लागू करने की क्षमता रखता है, उसे लागू करने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि इसमें मैंने कोई लाइव एग्जांपल नहीं दिया है ना, इसमें मैंने वही मास्टर वाली भाषा में आपको, ठीक है, वही मास्टर वाली भाषा में मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसको भी मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। आओ यहाँ पे, ठीक, फिर से आओ। ठीक है, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न अथवा संप्रभुता क्या होती है? तो सर संप्रभुता, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक देश या फिर कोई भी राज्य, ठीक है, यहां पर आप लोग फोकस करना कि भैया जी एक देश या कोई भी राज्य, सपोज दैट वो देश हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, वो देश हमारा कौन है? वह देश जो है वो हमारा भारत है। तो एक देश अथवा राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर, तो अपनी भौगोलिक सीमा का मतलब है कि साहब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भीतर, भौगोलिक सीमा के भीतर, ठीक है ना, ठीक है, तो भौगोलिक सीमा के भीतर अपने देश की संपूर्ण जनता के लिए, ठीक है, जो उनके हित में हो, क्या हो भैया जी? उस देश के संपूर्ण जनता के हित में हो, उसके इंटरेस्ट में हो, उसके हित में हो, हित में हो, इंटरेस्ट में हो, कोई भी नियम, कानून अथवा नियमित निर्मित करने की और उसे लागू करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसको निर्मित करने की और भैया जी उसको क्या क्या करने की, उसको लागू करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न का अर्थ यह होता है कि कोई भी देश जो स्वतंत्र निर्णय कर सकता हो, कोई भी देश जो अपने देश की भौगोलिक सीमा के भीतर अपनी देश की जनता के हित में स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता रखता हो, बिना किसी बाहरी और भीतरी दबाव के, बिना किसी बाहरी और भीतरी दबाव के, उसको कहेंगे हम, उस शक्ति को कहेंगे, उस पावर को कहेंगे संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न। उसको हम बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न। ठीक है, तो अभी आपको उतारना नहीं है, तो मैं इसको, ठीक है, हटाता हूं, ठीक है, और फिर मैं आपको इसको एक बार और समझाता हूं। ठीक है, इस बार आप लोग बहुत अच्छे से समझना। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको दूंगा, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप इस कठिन से कठिन टर्म को बड़ी आसानी से समझ जाओगे। मेरी बात समझना, ठीक है, चाय की चुस्कियों के साथ साथ मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने अपनी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, हमने अपनी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर और अपनी देश की जनता के हित में कई बार बहुत सारे स्वतंत्र निर्णय लिए हैं, बहुत सारे स्वतंत्र निर्णय लिए हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी की औकात नहीं है कि कोई हमें ऐसे निर्णय लेने से रोक सके, क्योंकि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। ठीक है, ना हमारे ऊपर कोई बाहरी दबाव काम कर सकता, ना कोई आंतरिक दबाव काम कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि सर जैसे यूएन का सदस्य है भारत, या भारत ऐसी बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है, ठीक है, और भारत उन संस्थाओं के द्वारा बनाई गई कानूनों के आधार पर अपने, ठीक है, ट्रेड को या अपने किसी भी अन्य, ठीक है, चीज को रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब है कि उसके बावजूद भी भारत की संप्रभुता बनी रही है। ठीक है, जी हाँ, उसके बावजूद भी भारत की संप्रभुता बनी हुई है, बची हुई है, और वो, ठीक है, सस्टेन है और मेंटेन है, और वो भारत के क्षेत्रों में लागू है। क्यों सर? ठीक है, ऐसा क्या है? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है, ट्रिपल तलाक। ठीक है, अभी जो ट्रिपल तलाक था, ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं ना, उनके मौलिक अधिकारों को तहस नहस करने वाला एक प्रावधान था, और सरकार ने एक कानून बनाकर, ठीक है, इसको पूरी तरह से निषेध कर दिया। आपको ये तो पता होगा, असदुद्दीन ओवैसी जो कि बेसिकली हैदराबाद से सांसद है, उसने बड़ा इसका विरोध किया था। ठीक है भाई, अपने आप को मुसलमानों का,
ठीक है, सच्चा रक्षक कहलाता है और बताता है। लेकिन जब बात आई ट्रिपल तलाक की और सरकार ने इस ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं के गौरव को, उनकी प्रतिष्ठा को, ठीक है, और उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को जब दोबारा से उन्हें बहाल किया, तो जितने भी ये मुस्लिम धार्मिक उलेमा थे ना, इनमें खलबली मच गई, ठीक है, और खूब विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून बना, वो लोग बना। तो चाहे लाख कितनी भी, ठीक है ना, आंतरिक शक्तियां सरकार को इस कानून को लागू करवाने से रोकती, फिर भी सरकार इसको बनाती और लागू करवाती, फिर भी ऐसा करती, ठीक है। एक तो ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 370, ठीक है। हमारी सरकार ने हमारे देश की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, हमारे देश की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 370 का पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे हटा दिया। अब कश्मीर के बहुत सारे नेता थे, खासकर पूरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है कश्मीर का, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और जो वहां की एक, ठीक है ना, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी है, ठीक है, उसने खूब उत्पाद मचाया कि नहीं, ये 370 नहीं हटना चाहिए। और कुछ लोग तो ये कहते थे कि जब तक भारत है तब तक आर्टिकल 370 रहेगा, किसी में दम है तो कोई 370 को हटा के दिखा दो। इस गवर्नमेंट ने हटा के दिखा दिया बेटा 370। अब जब इस गवर्नमेंट ने 370 हटाया तो कश्मीर में इन नेताओं के नेतृत्व में, ठीक है, बहुत सारी जो है ना गतिविधियां ऐसी हुई, ठीक है, जिन्होंने सरकार को, ठीक है, एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि नहीं सरकार इसको दोबारा से वापस ले। लेकिन सरकार ने फिर भी नहीं लिया, ठीक। बदले कश्मीर में, ठीक है, इमरजेंसी लगा के बेसिकली, और पूरे कश्मीर में जितने भी नेता थे उनको नजरबंद कर दिया। पूरी कश्मीर में इंटरनेट व्यवस्था को, ठीक है, खत्म कर दिया कि जब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती इंटरनेट व्यवस्था बाधित रहेगी, ठप रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये होती है संप्रभुता। संप्रभुता ये होती है, ठीक है। और भी संप्रभुता के समय समय पर बहुत सारे उदाहरण आते रहते हैं। तो संप्रभुता का मतलब क्या है, अब मैं लिख दूं, संप्रभुता का मतलब क्या है? तो बेटा किसी भी देश को अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर भीतर, ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार हो, बात समझ में आ रही है? तो किसी भी देश को अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार हो, वह किसी भीतरी अथवा बाहरी, ठीक है, दबाव से पूर्णतः मुक्त हो, पूर्णतः मुक्त हो, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर ऐसा देश जो अपनी जनता के हित में सभी प्रकार के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, लेकिन अपनी जनता के हित में सभी प्रकार के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो। हमारे देश को ऐसा लगा 370 हटना चाहिए, हमने हटा दिया। हमारे देश को ऐसा लगा कि ट्रिपल तलाक निषेध होना चाहिए, करवा दिया। बात समझ में आ रही है? तो हमारी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी प्रावधान थे। अब ऐसा लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए, तो बेटा यूसीसी भी होगा। यूसीसी भी हमारे देश की एकता को, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं संप्रभुता का मतलब ये होता है कि एक देश जब अपनी एकता और अखंडता को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, एकता और अखंडता को मेंटेन रखने के लिए जो भी निर्णय करता है, जो भी फैसला लेता है स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के, वही संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्नता है, ठीक है, वही सोवेनिटी है। वही क्या है? वही सोवेनिटी है। बेटा बस मुझे चाय पीने के लिए मत मना करना है, चाय मेरी जान है, ठीक है। ये जब तक चाय है तब तक पॉलिटी है, आप ये समझ लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं इसके आगे भी आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन फिलहाल समाजवाद पे चलते हैं,
ठीक है ना। समाजवाद का मतलब होता है सर सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, समाजवाद। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये समाजवाद क्या है ये मैं आपको समझाता हूं प्लीज। ठीक है, देखो एक समाजवाद होता है जिसको हम कहते हैं साम्यवाद, साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद जो है ये कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद है। तो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो क्या कहलाया, साम्यवाद कहलाया। ये साम्यवाद क्या है मैं ये आपको समझाऊंगा और आपको बहुत आनंद आएगा। आप पहली बार समझ पाएंगे कि एक्चुअली साम्यवाद होता क्या है इस बात को। ठीक है, अभी तक आप मुझे बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सभी को समझ में आ रहा है। ट्रिपल तलाक क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बेटा आगे मैं समझाऊंगा, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। अच्छा चाय बहुत नुकसानदायक है। कार्ल मार्क्स कहां के किस देश के, ये है ठीक है, वनडे वाली अप्रोच के सर कार्ल मार्क्स कहां के किस देश का। मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स बेसिकली एक बहुत बड़े विचारक थे, समाजवादी विचारक थे, जर्मनी के थे। उनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे। चलो चलो, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आइए अब यहां पर देखेंगे। तो साम्यवाद, साम्यवाद जो है बेसिकली साम्यवाद जो है ये कार्ल मार्क्स का समाजवाद था। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है, इधर समझना, कि हमारे समाज में दो तरह के वर्ग हैं। कार्ल मार्क्स बोलता है कि हमारे समाज में वर्तमान में दो तरह के वर्ग हैं। चुपचाप सुनना, हमारे समाज में वर्तमान में दो तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग है जो है बुर्जुआ, बुर्जुआ। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग का नाम क्या है, उस वर्ग का नाम है बुर्जुआ। और दूसरा वर्ग है जो है आपका सर्वहारा। तो समाज में दो प्रकार के वर्ग हैं, ठीक है, एक बुर्जुआ एक सर्वहारा। ये बात आपको समझनी है। तो दो प्रकार के वर्ग है, बुर्जुआ और सर्वहारा। अब ये जो बुर्जुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, बुर्जुआ जो है, ठीक है, ये संपत्तिशाली वर्ग है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है। तो बुर्जुआ जो है ये संपत्तिशाली वर्ग है, संपत्तिशाली वर्ग है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है बेसिकली। लेकिन समाज में इसकी संख्या बहुत कम है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं, बड़े चालाक लोग हैं। दूसरे हैं सर्वहारा, ठीक है, ये बेचारे गरीब हैं, ये गरीब वर्ग है सर्वहारा, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है। जैसे आपने 80s की मूवी देखी होंगी, तो 80s की मूवियों में जो मिल में काम करने वाले मजदूर होते थे उनका एक मुखिया होता था जो एंग्री यंग मैन होता था, लाइक अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, ठीक है, या फिर आपका वो शत्रुघ्न सिन्हा टाइप का। ठीक है, तो वो एक ऐसा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कार्ल मार्क्स बिल्कुल वैसा ही था, ये सर्वहाराओं का मसीहा था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं बेसिकली, और वो दो वर्ग कौन है, एक है बुर्जुआ। ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में कि बुर्जुआ से क्या तात्पर्य है, ठीक है, उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो बुर्जुआ संपत्तिशाली वर्ग और सर्वहारा एक गरीब वर्ग है। अब इस बुर्जुआ ने क्या किया कि बुर्जुआ ने बेटा सर्वहारा के संसाधनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, क्योंकि इसके पास, ठीक है ना, ताकत थी। अब वो ताकत कैसी भी हो सकती है, ताकत वो बेटा, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ बल के आधार पे हो सकती है, संसाधन तो कुछ भी। तो इसमें बुर्जुआ ने क्या किया कि बुर्जुआ ने सर्वहारा के संसाधनों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि बेटा ठीक है, पैदा तो सब नंगे ही होते हैं। ठीक है, अब इसका आशय क्या है कि पैदा तो सब नंगे होते हैं, तो इसका आशय है, कार्ल मार्क्स खुद इस एग्जांपल को देता है, मैं नहीं दे रहा।
कार्ल मार्क्स बोलता है कि पैदा तो सब नंगे हुए, अर्थात कहने का मतलब है कि जब इस प्रकृति को बनाया गया था तो सभी का इस प्रकृति के संसाधनों पर समान रूप से अधिकार था, है कि नहीं? सभी का इस प्रकृति के संसाधनों पे समान रूप से अधिकार था, ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था, तो इसलिए पैदा तो सब नंगे ही हुए थे। लेकिन ठीक है ना, इस दौड़ में, ठीक है, इस दौड़ में एक ऐसा वर्ग जिसके पास चालाकी थी, जिसके पास बुद्धि थी, उसने क्या किया कि उसने बेचारे सीधे साधे लोगों के संसाधनों पर कब्जा करके और उन्हीं संसाधनों पर उनको तो मजदूर बना दिया और खुद मालिक बन बैठा। तो वो बुर्जुआ है, और जो सर्वहारा है वो बेचारा गरीब है। अभी जो सर्वहारा है, ठीक है, इसकी संख्या अधिक है, ये संख्या बल में अधिक है, अधिक है, लेकिन ये संपत्तिहीन है, हीन है। ये संपत्तिशाली वर्ग है और ये संख्या बल में कम है, ये संख्या बल में कम है, कम है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि हे सर्वहारा जागो, उठो और इन बुर्जुआओं को मारो। देखिए, जैसे इन्होंने तुम्हारे संसाधनों पर कब्जा करके तुम्हें अपने ही संसाधनों पर क्या बना दिया? मजदूर बना दिया। ऐसे तुम इनके संसाधनों को छीनो, इनके संसाधनों पर कब्जा करो, इन्हें मारो, इनके संसाधनों पर, इनकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद फिर उस संपत्ति को सभी लोगों में समान रूप से बांट दो, ठीक है ना? जब आप इनकी संपत्ति पर कब्जा करोगे, इन्हें मार दोगे, पीट दोगे, इनको निस्तनाबूद कर दोगे, इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समाज में समानता स्थापित होगी, ठीक है? तो क्या होगी? समाज में एक हिंसक क्रांति होगी, समाज में एक हिंसक क्रांति होगी, और उस हिंसक क्रांति के बाद समाज में समानता स्थापित होगी। वो ऐसी समानता होगी समाज में, वो एक ऐसी समानता होगी समाज में जिसमें ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ठीक है? जिसमें ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी समान होंगे। और उसी अवस्था को साम्यवाद कहा गया। उसी अवस्था को क्या कहा गया बेटा? साम्यवाद कहा गया, ठीक है? अब ये आपको पता है कि ये जो समाजवाद शब्द है, ठीक है, इसको हमने अपनी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है कि इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है, 1976 समाजवाद को, और इस शब्द को भी जोड़ा है हमने, पंथनिरपेक्ष शब्द को, है ना? तो ये तो एक प्रश्न बन गया कि इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। अखंडता को भी हमने जोड़ा है, ये जो अखंडता है ना, इसको भी हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है, लिख लेना। ये बच्चों जैसे प्रश्न है बेटा, इन प्रश्नों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, संशोधन के माध्यम से जोड़ा है, ठीक है? ये डिबेटेबल प्रश्न नहीं है, डिबेटेबल प्रश्न ये है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो कुल मिलाकर ये बात समझ में आई। लेकिन जो हमारा समाजवाद है, ठीक है, कौन सा? हमारा भारतीय समाजवाद, ध्यान रखना, ठीक है? जो भारतीय समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है? ये पूछा गया प्रश्न है आपका, लेकिन पीसीएस में, कि जो भारतीय समाजवाद है जिसको 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, जोड़ा गया, वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। वह कैसा है? वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या हमारा समाजवाद भी कार्ल मार्क्स के समाजवाद की तरह हिंसक क्रांति की बात करता है? तो नहीं बाबू, तुम ऐसा मत कर देना कि आज मुझसे पढ़े और कल को तुम अपने एक गांव में जो भी संपत्तिशाली आदमी है, जिसके गांव में ट्रैक्टर फैक्टर है, ठीक है, 50-100 बीघा खेत है, बड़ी सी कोठी बनी हुई है, अच्छी सी ठाट बाट के साथ रहता है, पता पड़े कि कल को जो है ना, तुम गांव के सभी लौंडे इकट्ठे होके और लेके जो है ना खुरपी दरांती और ये सब उसके घर पे चढ़ जाओ, मारपीट करने लग जाओ, वो कहे कि भैया कर क्यों रहे हो? तो कह दो कि साहब साम्यवाद स्थापित कर रहे हैं, हमारे सर ने आज ही पढ़ाया है, ठीक है? तो हमारे यहाँ ये नहीं है, ध्यान रखना, ये जर्मनी में ही था, ये कार्ल मार्क्स का था उस समय। पता पड़े कि मेरे ऊपर दोष लगा दो, पुलिस आए मैं मुझे पकड़ रहे कि भैया तुमने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे हिंसक क्रांति कर रहे हैं, अमीरों के संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये किसी भी प्रकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता। किसी भी प्रकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता।
ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद किसी भी प्रकार के हिंसक क्रांति की बात नहीं करता। ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये समाज में ठीक है समानता तो स्थापित करता है। ये समाज में समानता स्थापित करता है। कैसे समाज में स्थापित करता है समानता? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भारतीय समाजवाद को ठीक है एक्सप्लेन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भारतीय समाजवाद है वह आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है, समाप्त करने की बात करता है। ठीक है ना, आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है। यह बात ध्यान रखना। तो जो भारतीय समाजवाद है, भारतीय समाजवाद क्या करता है सर? आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है, ये भारतीय समाजवाद जो है वह समान परिस्थिति में ठीक है ना समान न्याय करने की बात करता है। कैसा भैया जी? समान परिस्थिति में समान न्याय। ठीक है ना, इक्वल जस्टिस फॉर इक्वल सिचुएशन। समान परिस्थिति में समान न्याय स्थापित करने की बात करता है, आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है। और कुल मिलाकर हमारा जो समाजवाद है वह आर्थिक समाजवाद है। एक तरह से आर्थिक समाजवाद है जो गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटता है, गरीब और अमीर के मध्य की ठीक है ना दूरी कम करता है। क्या ऐसा करता है? नहीं करता बच्चे। ठीक है, अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है और बेचारा ठीक रिक्शे वाला जो मजदूर है वह और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हम का फालतू की बात है। लेकिन ये भारतीय समाजवाद है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक शब्द आता है ठीक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इस शब्द के बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। इंग्लिश में लिख देता हूं, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। और ये होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक यार मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा 1 घंटा कब निकल जाता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता। अब मैं ठीक है संप्रभुता, समाजवाद यही समझा पाया हूं, जबकि मैं आज टारगेट करके आया था कि मैं पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य ये दोनों समझाऊंगा। पता नहीं मैं क्यों नहीं समझा पाता। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा, जबकि आज पूरा होना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको, कल लास्ट कर लेंगे इसको। ठीक है ना, कल लास्ट करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है जी भैया जी, सबके समझ में आया? एक बार बताओ। हाँ, टाइम तो हो गया भैया जी, सबके समझ में आया? अच्छे से आया? प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप वगैरह कर दो। सर ज्योग्राफी आप ही पढ़ाना।